हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 4 डिस्कस करने वाले और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को पता है कि डेली सेट आप लोग को शाम को 4 बजे मिलता है, याद रखिए शाम को 4 बजे मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका। फर्स्ट कहता है, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, दामोदर हरि चापेकर। देखिए ये दोनों भाइयों ने किया था, एक दामोदर हरि चापेकर और बालाकृष्णन हरि चापेकर, लेकिन यहाँ पर बालाकृष्ण नहीं दे रखा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर दामोदर हरि चापेकर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, आपको बताना है कब हुआ था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 6 फरवरी 1921 को। याद रखिए 6 फरवरी 1921 को। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। पाइक विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाने शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। याद रखिए शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जहांदार से। याद रखिए जहांदार शाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ आते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो किनके द्वारा की गई थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डी.के. कर्वे के द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ 9 की तरफ आते हैं। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात किस अधिवेशन में और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजदूमदार। याद रखिए दोस्त क्या नाम है, अंबिका चरण मजदूमदार। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11, भारतीय के लिए पहला संवैधानिक सुधार का श्वेत पत्र, जिसको बोलते हैं व्हाइट पेपर, किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, साइमन कमीशन के द्वारा। याद रखिए साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिए लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र पर, यानी प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और ये डांडी मार्च के बाद स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर
15। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिए यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड वेलिंगटन। याद रखिए लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई थी, आपको बताना इसमें से कौन सी घटना पहले हुई थी। तो सबको हम लोग चेक कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1917 में हुआ था। अगर हम गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं तो ये हुआ था 1931 में। अगर हम साइमन कमीशन के बहिष्कार की बात करते हैं तो ये हुआ था 1928 में। और लखनऊ समझौता की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1916 में। तो अब देखिए कि कौन सी पहले हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पर लखनऊ समझौता हुआ सबसे पहले, और सबसे लास्ट में तो गांधी इरविन समझौता, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। कहता है अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नहीं, किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। और ये कब किया गया था, तो याद रखिए 1930 में। ठीक है, 1930 में, डेट भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1946 में। याद रखिए दोस्त 1946 में हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका असत्य बताना है, तो यहाँ पर डी आपका क्या है, असत्य। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी, ये गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में बर्तन पर चित्रकारी हेतु लाल और काले रंग नहीं, यहाँ पर लाल भी होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन आपका क्या है, ये गलत है। लेकिन पूछ रहा आपसे कि असत्य कौन है, तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21। कहता है किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, शिशुनाग। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा था। क्या था, संस्कृत भाषा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पर देखा जाए हर्षवर्धन के प्रशासन में सती प्रथा आम था, मतलब प्रचलित था, लेकिन यहाँ पर दे रखा है प्रचलित नहीं था, इसलिए गलत हो गया। और आपसे पूछ ही रहा है यहाँ पर कि गलत कौन सा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी से। याद रखिए नर्मदा घाटी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शूद्रक ने लिखा था। किसने लिखा था, तो शूद्रक ने लिखा था। शूद्रक का वास्तविक नाम क्या था, इंद्रगुप्त था, याद रखिएगा इंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मुल्कराज प्रथम ने। मुल्कराज प्रथम ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। नयनार कौन थे, यहाँ पूछा है कि नयनार कौन थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए, ये एक क्या थे, शैव थे। याद रखिएगा ये क्या थे, तो शैव थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 29। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बलबन। बलबन किस वर्ष से संबंधित, याद रखिए गुलाम वंश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30।
गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान पूछा गया, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैकुबाद। याद रखिएगा कैकुबाद। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा गुलाम वंश की शासन कब से कब था? याद रखिए 1206 से 1290। और उसके बाद चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31। कहता औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहली बात सबका हमको याद रखना पड़ेगा डेट। याद ये हुआ था 1527 में। खानवा की लड़ाई 1527 में हुआ था। घाघरा की बात करते हैं तो 1529 में हुआ था। चौसा के युद्ध की बात करें तो हुआ था 1539 में हुआ था। और कनौज की बात करें तो ये हुआ था 1540 में हुआ था। तो अब देखिए सबसे पहले यह 1527 में यानी खानवा की लड़ाई जो हुआ था सबसे पहले हुआ था। साथ साथ ये भी याद रखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, यानी RRR हो जाएगा। याद रखिएगा RRR। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया? तो यानी किस संस्था के द्वारा, किन IIT के द्वारा किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए IIT मद्रास के द्वारा। याद रखिए IIT मद्रास के द्वारा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये 35 कहता है इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया है? दोनों मिलकर किया गया, दोनों ने मिलकर किया। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा निसार। याद इसका नाम क्या है? तो निसार है। निसार जो है नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36। भारत अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? तो आपको बताना है किसको हराकर। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंग्लैंड को हराकर। याद रखिए किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर। कितने विकेट से हराया था? तो 7 विकेट से हराकर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37। निम्नलिखित में से किन वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया? ठीक है, कह रहा निम्न से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? तो किसको दिया गया आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आलिया मीर को। किसको दिया गया? तो आलिया मीर को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेंगलोर में किया गया। कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा बेंगलोर में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 कहता है जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया। ठीक है, मैथिली ठाकुर को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? रोड मैप जो कब से लागू किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की तरफ आते हैं। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? ठीक है, तो किस देश ने ये बताना। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया? यानी भारत का दूसरा है और बिहार का पहला है। तो याद रखिए कहाँ खोला गया? तो याद रखिए मुंगेर में खोला गया, मुंगेर में खोला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 कहता है नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सबसे ज्यादा? ये आपको बताना है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, यानी बी इज द
राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44, कहता है शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रुक्मिणी बनर्जी को प्रदान किया गया, रुक्मिणी बनर्जी को प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है सी इज अ चेंज मेकर, सी इज अ चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया। याद रखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो आपको बताना है कि किस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से। पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में क्या है, ये उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी इटली में। कहाँ है? तो इटली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48, कहता उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, यानी पुरुष में पूछा जा रहा है कि पुरुष में कौन थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। याद रखिएगा रॉबर्ट पियरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्रता से अवशोषण होता है? ठीक, किसका अवशोषण होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नीला और लाल रंग का अवशोषण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिए स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है हरे पादपों में उपस्थित अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। तो क्या कार्य है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, खाद्य संग्रहण में सहायक। याद रखिए खाद्य संग्रहण में सहायक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 कहता है निम्नलिखित में से मूत्राशय में पाए जाने वाले पेशी, कौन सा पेशी मूत्राशय में पाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अरेखित पेशी। याद रखिए अरेखित पेशी है। ठीक है, चलिए साथ साथ ये भी याद रखिए जंतु उत्तक की पेशियों उत्तक को 3 भागों में डिवाइड किया। एक अरेखित पेशियों होता है, दूसरा रेखित पेशियों होता है और तीसरा होता है हृदय पेशियों होता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी विटामिन ई। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 कहता है एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? आपको ये बताना किसके कारण होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, HIV वायरस के कारण होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य के आमाशय की दीवारें से स्रावित होता है। तो मनुष्य के जो आमाशय होता है उसकी दीवारों से स्रावित होता है। तो आपको बताना है कि क्या स्रावित होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी जठर रस यानी जठर जूस क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? ये आपको बताना। तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती, किस यंत्र से मापी जाती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अल्टीमीटर से। याद रखिएगा अल्टीमीटर से। और अमीटर का काम क्या? तो ये करंट को मेजरमेंट करता है और बैरोमीटर क्या करता है? ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मेजरमेंट करता है और कैलोरीमीटर किसका मेजरमेंट करता है? तो उष्मा की मात्रा को मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 58 की तरफ। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि क्या है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है, नहीं इसे बनाया जा सकता है और नहीं इसको विनाश किया जा सकता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 कहता है डिग्री यहाँ दे रखा, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में बताना कि कौन सा
संबंध सही है आपको ये बताना, ठीक है। तो याद है यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, c/5if-32/9 ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट, देखिए अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत देता है। जब अचानक गिरता है तो किसका संकेत देता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तूफानी मौसम आने की संभावना होता है, यानी तूफान आने की संभावना होता है। लेकिन जब वही कह रहा है कि वायु दाब जब धीरे धीरे गिरता है नीचे तो वर्षा होने की संभावना होता है, और जब ये वायु दाब धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, मौसम साफ होने की संभावना होता है। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम में आपको बताना। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ठोस में होता है, यानी सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और उससे कम क्या होता है, गैस में होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पर सी देखा जाए तो पहले ठोस लिखा, उसके बाद द्रव लिखा, उसके बाद गैस लिखा, ठीक है। तो याद रखिए सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है विद्युत का उत्तम चालक है, विद्युत का उत्तम चालक है। तो याद आपको तो बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका, तो याद रखिएगा डी इज द करेक्ट आंसर, यानी चांदी होगा। चांदी का संकेत क्या होता है, तो याद रखिएगा एजी होता है, याद रखिएगा एजी होता है, ठीक है। यानी ये क्या होता है, विद्युत का उत्तम चालक होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है। सिल्वेनाइट जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो याद रखिए ये सोना का अयस्क है। साथ साथ एक और आता है क्वेश्चन कैल्वेनाइट, कैल्वेनाइट सिल्वेनाइट दोनों जो है सोना का क्या है, अयस्क क्या, सोना का संकेत क्या होता है, तो एयू होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ, यानी ड्राई आइस इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 7 होती है। कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखिएगा 7 हो सकती है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है सभी निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता आपसे पूछा है किसका, तो निष्क्रिय गैस का, ठीक है। तो याद रखिए निष्क्रिय गैस का आउटर मोस्ट में कितना होता है, 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और संयोजकता निकालने के लिए नॉन मेटल के लिए 8 में से 8 को माइनस करें, यानी इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। याद रखिए इसका राइट आंसर पर कितना हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट, यानी कुल मिलाकर ये याद रखिए जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं सबकी संयोजकता यानी वैलेंसी कितना होता है, तो 0 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 67 कहता है मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है। तो याद है यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। याद रखिए इसको मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है परम शून्य ताप का मान कितना होता है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। पूछा जा रहा मोनोजाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, थोरियम का। किसका, थोरियम का, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन बताना है कि रोल्ड गोल्ड का संगठन आपका क्या। तो याद रखिए इसमें क्या होता है, तो कॉपर होता है प्लस एल्युमिनियम होता है। अब रहा सवाल कि कॉपर कितना होता है और एल्युमिनियम कितना होता है। तो याद रखिए कॉपर होता है 90% के आसपास और एल्युमिनियम होता है 10% के आसपास। याद रखिए। नंबर 71 कहता है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है आपका ये हो जाएगा C4H10 होता है और ये एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आता है। याद रखिए एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आता है, जिसका फार्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति
कि स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शामिल है, तो याद रखिएगा 1, 2 और 3 तीनों शामिल है, तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि, यहाँ राज्य लिखा हुआ, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है, किस अनुच्छेद के तहत। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 50 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको बताना है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। याद रखिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा प्रत्यायोजित प्राधिकार को प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, तो आप लोग बताएं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 77 कहता है निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई थी। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसको, तो राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है, कब अधिनियमित किया गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा अधिकार नहीं आता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नहीं विवाह। ठीक है, याद रखिएगा विवाह। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्न में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सिडबी। याद रखिएगा सिडबी, याद रखिएगा लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन है, तो सिडबी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च, यहाँ पर लिखा हुआ सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा, किस मद पर किया जाएगा। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाने शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी, यहाँ पर ठंडी लिखा हुआ ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो आपको बताना है कौन सी है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हम्बोल्ट। याद रखिएगा हम्बोल्ट, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 कहता है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जल विद्युत। याद रखिएगा जल विद्युत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 85। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के दशकीय वृद्धि दर कितनी है, दशकीय वृद्धि दर आपसे पूछा गया तो कितनी है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 17.7%, 17.7%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 86। निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रगणी है, भारत विश्व में अग्रगणी है, तो किसमें। तो याद रखिए दूध में, किसमें, तो दूध में यानी मिल्क में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87। इको मार्क क्या है, इको मार्क क्या है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। क्या है, योजना है क्या, तो इको मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है, पारस्परिक सीमा बनाती है। तो याद रखिए कौन सी नदी। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर मिलते हैं, तीनों वहां पर मिलते हैं। तो बताना है कहां पर। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जानी कन्याकुमारी में। कहाँ मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में। ठीक है, कन्याकुमारी भारत राज्य के तमिलनाडु में कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नाथुला। नाथुला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का, ये सुमेलित नहीं है। अब रहा सवाल कि नाथुला है कहाँ, तो याद रखिए नाथुला जो है सिक्किम में। कहाँ है? तो ये सिक्किम में, याद रखिएगा सिक्किम में। ठीक है, चलिए बाकी सभी सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 91। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 कहता है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। देखिए याद रखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन अभी डिस्कस किया जा चुका। तो याद है कि यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गुजरात का। किसका? तो गुजरात का तट रेखा सबसे लंबी और कितना में? तो याद रखिए 7516 किलोमीटर के आसपास है, यानी इतना किलोमीटर है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़। 92 का निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है। यहाँ पर कावेरी भी कहीं लिखा मिलता है और उसके बाद गोदावरी मिलता है। ठीक है, तो एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो वहाँ पर कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा गया है। लेकिन एनसीईआरटी अगर हम बुक की बात करते हैं तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए कमेंट सेक्शन में किसका राइट आंसर कौन होगा, कावेरी होगा या गोदावरी होगा। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, कौन सा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटर हो जाए, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सहारा में, सहारा मरुस्थल। ठीक है, अब सहारा मरुस्थल कहाँ, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद ये अफ्रीका में। कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है निम्नलिखित में किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। तो आपको बताना है पंपास घास जो है किस देश में पाया जाता है। तो याद है कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। अब अर्जेंटीना की राजधानी क्या, तो ये भी याद रखिए ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना जो किस महादेश में, तो याद है कि दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। हॉट स्पॉट किसको माना जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हॉट स्पॉट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 97। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया जा चुका, तो आप लोगों को तो पता हो गया होगा किस महादेश में सबसे ज़्यादा देश है। तो याद रखिए अफ्रीका में। और कितना है भी हम बता चुके, कितना है? तो 54 है। उसके बाद दूसरे स्थान पे यूरोप आता है, इसमें कितना है? तो 49 है। उसके बाद अगर हम एशिया की बात करते तो इसमें कितना है? 48 है। और दक्षिण अमेरिका की बात करते तो यहाँ पर इसका 23 है। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर याद रखिए 2 या 3, जैसे अफ्रीका हो गया सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूरोप और अपना महादेश मतलब एशिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं, कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, ये आपको बताना। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यूकेलिप्टस, याद रखिए यूकेलिप्टस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सौर ऊर्जा, याद रखिएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता था, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, याद रखिए हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाइड्रोजन के जलने पे क्या बनता है। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 MCQ डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक में भी आप लोग कोताही करते हैं,
और सब्सक्राइब में भी कोताही करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करें जो इस चैनल पे नए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। आप मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।